नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MP फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2023 यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी परीक्षा जो दोस्तों 2023 में होने वाली है, उसके दृष्टिकोण से दोस्तों सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्नों को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले डिटेल में सारे चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा चुका हूं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। अब हम दोस्तों लास्ट के 1 महीने बचे हैं हमारे MP फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा के, तो इसमें दोस्तों हम टोटल रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? टोटल रिवीजन करेंगे। आपको दोस्तों मैं अंग्रेजी जो पढ़ाऊंगा वो टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, मैथ्स जो पढ़ाऊंगा वो टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, लेकिन दोस्तों बाकी जो 3 सब्जेक्ट बचते हैं, हिंदी, विज्ञान और आपका जीके, इन तीनों को दोस्तों हम मिक्स में पढ़ेंगे और सिर्फ MCQ की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीली है? ये क्वेश्चन अभी पटवारी के परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, और आप जाना कक्षा 10वीं की NCERT उठाना धातु एवं अधातु, और वहां दोस्तों पहले पन्ने में लिखा हुआ है कि आयोडीन जो है दोस्तों वो अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। क्या? आयोडीन। ठीक, आंसर मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए दोस्तों, आयोडीन जो है ना ये अधातु है। क्या है? अधातु है और चमकदार होती है। कहने का मतलब दोस्तों याद रखना, धातु हमेशा क्या होती है? चमकदार होती है। क्या होती है? चमकदार। धातु जो होती है वो चमकदार होती है और अधातु जो होती है दोस्तों वो चमकदार नहीं होती है। परंतु एक अधातु आयोडीन एक ऐसी अधातु है दोस्तों जो चमकीली होती है। समझ गए? अधातु होते हुए भी आयोडीन क्या होती है? चमकीली होती है। और मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, जहां दोस्तों अपवाद टाइप के कोई फैक्ट आते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 99% बढ़ जाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ठीक, ये क्वेश्चन देखो, जो स्टूडेंट मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं ना, मतलब जब से MP फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आई ना दोस्तों, उसके 2 महीने पहले से मैं जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट मुझसे स्टार्ट से जुड़े हुए हैं ना, उनको ये क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे। ठीक है, बोलेंगे सर आप यही पढ़ा रहे हो। ठीक है भाई, देखो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैंने इतना साइंस का आपको इतना वीडियो दे चुका हूँ कि ये बचा ही कुछ नहीं है। सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगा दिया, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगवा दिया, MP फॉरेस्ट गार्ड के भी लगवा दिया। ठीक है, तो आपसे तो बनेंगे ना। ठीक है, तो अब जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। और आपने यदि पढ़ चुके हो तो आप इसका रिवीजन करो। ठीक, अब ये रिवीजन क्लास ही होंगी और हम बहुत फास्ट चलेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे कि कौन सी अभिक्रिया कैसी होती है। इतना बढ़ाएंगे दोस्तों तो फिर सिलेबस नहीं कवर पाएंगे, हम पूरा रिवीजन 1 महीने के अंदर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है, तो आपको दोस्तों पता होगा सोडियम। ठीक है, लेकिन याद रखना दोस्तों सिर्फ सोडियम नहीं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों धातु को दोस्तों क्या होता है? चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। देखो एक चीज याद रखना दोस्तों, धातु जो होती है ना, धातु जो होती है याद रखना कठोर होती है। क्या होती है? धातु कठोर होती है। और अधातु दोस्तों जो होती है, अधातु जो होती है ना, अधिकतर मतलब धातु की तुलना में बात करें तो अधातु ज़्यादा कठोर नहीं होती। लेकिन जो देखो क्या कह रहा है, धातु है और चाकू से काटा जा सकता है, मतलब धातु कठोर होती है तो फिर चाकू से कैसे काट सकते हैं? तो मैंने बताया ना कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये अपवाद हैं, धातु हैं लेकिन नरम होती हैं, इसलिए दोस्तों क्या होता है, इनको चाकू से काटा जा सकता है। किससे काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप बचपन से पढ़ते आते होंगे, आपको बन जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है दोस्तों हीरा, या इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डायमंड कहते हैं। देखो भाई आजकल क्या हो रहा है, व्यापम जो है ना हीरा नहीं लिखता और वो ऐसा लिख देता है डायमंड हिंदी में। ठीक, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है डायमंड। तो आज के समय में आपको क्या करना पड़ेगा, सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ेगा कि आपको हीरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और उसको हिंदी में कैसे लिखते हैं ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कमरे के ताप पर धातुएं प्रायः होती हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूं, कमरे के ताप पर धातुएं प्रायः होती है। मैंने ये नहीं बोला हूं कि कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी होती है। ठीक, मैंने क्वेश्चन क्या बोला है, कमरे के ताप पर धातुएं कैसी होती हैं।
तो याद रखना दोस्तों, कमरे के ताप पर धातुएं हमेशा ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं। कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, धातु तो आपने देख लिया कि धातु कैसी होती, ठोस होती हैं। ठीक है, परंतु जो अधातु होती है ना, याद रखना ये ठोस और गैस दोनों हो सकती हैं। ठीक है, ठोस और गैस दोनों हो सकती हैं, लेकिन अब इन दोनों में अपवाद बनते हैं कि जो मरकरी है दोस्तों वो एक धातु है। क्या? मरकरी मतलब पारा एक धातु होती है। मरकरी मतलब पारा। ठीक है, मरकरी मतलब दोस्तों पारा, इसको हाइड्रोजन मतलब Hg से डिनोट करते हैं। एक धातु है, मेटल है, लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना द्रव धातु है, द्रव धातु से पूछता है तो याद रखना दोस्तों मरकरी या पारा। लेकिन कमरे के ताप पर दोस्तों धातुएं प्रायः कैसी होती हैं? तो याद रखना ठोस होती हैं, लिक्विड होती हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, हमने द्रव धातु की बात कर लिए, अब अधातु की बात भी बता देता हूं। एक अधातु होती है दोस्तों ब्रोमीन। कौन सी होती है? ब्रोमीन एक अधातु होती है दोस्तों। ये क्या होती है? ये भी कमरे के ताप पर क्या होती है? द्रव होती है। क्या होती है? द्रव होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। कैसी होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव होती है। ठीक है, लेकिन हमने नॉर्मली पढ़े थे कि जो अधातु होती है वो कैसी होती है? ठोस होती है या गैस होती है, और धातुएं कैसी होती है? ठोस होती हैं। लेकिन हमने देखा कि पारा एक धातु है फिर भी द्रव है, और ब्रोमीन एक अधातु है फिर भी द्रव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, मैंने अभी बताया है कि कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सी होती है? पारा होती है, मरकरी होती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दोस्तों उसने क्या लिख दिया? उनके संकेत लिख दिया। तो याद रखना दोस्तों, पारा या मरकरी जो होता है दोस्तों उसको डिनोट करते हैं Hg से। किससे डिनोट करते हैं? Hg से। इसको कहते हैं हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, Hg इसका आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, Br को मतलब ब्रोमीन होता है, Fe मतलब आयरन होता है, और ये Au लिखा है मतलब इसका मतलब होता है गोल्ड या सोना। क्या होता है? सोना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अधातु कौन सी है? तो मैंने अभी बता दिया ब्रोमीन, और ब्रोमीन को डिनोट करते हैं Br से। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अधातु विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सी अधातु जो है विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, धातुएं जो होती है ना वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। कैसी होती हैं? विद्युत जो होती है, धातु जो होती है विद्युत और ऊष्मा की कैसी होती है? सुचालक। कौन? धातु। ठीक है, लेकिन जो अधातु होती है ना ये कैसी होती है? विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक अधातु कौन सी है? तो याद रखना दोस्तों, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो क्या है? सुचालक होती है। किसकी? विद्युत एवं ऊष्मा की। बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी से इन फैक्टों को याद रखना। विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक अधातु की बात जब भी आएगी तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुएं प्रायः क्या बनाती हैं? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, धातुएं हमेशा बनाती हैं क्षारकीय ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बनाती हैं? क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधातुएं प्रायः बनाती हैं, याद रखना दोस्तों, अधातुएं हमेशा अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातु हमेशा अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, लेकिन धातु कैसा बनाती है? क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। ये फैक्ट है, आपको याद करना होगा और डिटेल में समझना है तो मैंने जो डिटेल वाइज टॉपिक पढ़ाया है उनको आपको वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए, मिश्र धातु का कौन सा युग्म सही नहीं है? पहली चीज तो याद रखना दोस्तों, मिश्र धातु क्या होती है? ठीक, ये मिश्र धातु क्या होती है आपको पता होना चाहिए। देखिए, दो या दो से अधिक, क्या बोला मैंने? दो या दो से अधिक धातु। देखो, दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु, कहने का मतलब दोस्तों धातु के साथ धातु मिल सकती है या धातु के साथ अधातु भी मिल सकती है, तो वो मिश्र धातु कहलाती है। पहली चीज आपको समझ में आ गया, यह क्या होता है? मिश्र धातु होता है। और याद रखना, मिलाने से बस से कुछ नहीं होता, मिलाने के बाद दोस्तों समांगी मिश्रण होना चाहिए। अब समांगी विषमांगी क्या होता है? समांगी मतलब दोस्तों एक जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक मुट्ठी क्या उठाए? बालू उठाए। ठीक है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, बालू मतलब रेत, और एक
1 क्विंटल आपने शक्कर उठाए, ठीक है, तो ये विषमांगी मिश्रण हो जाता है। समांगी मतलब दोस्तों इसमें एक रूपता होती है, दिखने में समानता होती है, ठीक है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, हालांकि शक्कर और रेता धातु अधातु नहीं है, मैंने सिर्फ समांगी विषमांगी मिश्रण समझा रहा हूँ, ठीक है। समांगी विषमांगी का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए लोहा है, ठीक है, तो लोहा में दोस्तों हम क्या मिलाते हैं, कभी कभी क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, लोहा थोड़ा प्रबल हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम मिश्र धातु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि मिश्र धातु का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो पीतल, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होती है क्या, बिल्कुल होती है। कांसा क्या होती है, कॉपर और टिन का होती है क्या सर, बिल्कुल होती है। सोल्डर जो है लेड और टिन की होती है क्या सर, बिल्कुल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी सही है। मतलब दोस्तों ये जो मिश्र धातु लिखे हैं ना, इनको आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से याद रखना। पीतल कॉपर और जिंक का, कांसा कॉपर और टिन का, और सोल्डर लेड और टिन का मिश्रण होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, ये मिश्र धातु क्या होती है मैंने बता दिया हूं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लोहा को जब सूक्ष्म मात्रा में इसमें कार्बन मिलाया जाता है तो कठोर और प्रबल हो जाता है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस्पात मतलब स्टील जो होता है दोस्तों, लोहा, निकिल और क्रोमियम का क्या होता है, मिश्रण होता है। पीतल जो होता है कॉपर और जिंक का, कांसा जो होता है कॉपर और टिन का, सोल्डर जो होता है लेड और टिन का, और अमलगम जो होता है दोस्तों याद रखना, मरकरी मतलब पारा के साथ दोस्तों अन्य तत्वों को मिलाने पर क्या होता है, अमलगम बनता है। सारे फैक्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, तो आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको जो एनसीईआरटी की किताब होती है पूरी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तब आपके दोस्तों बहुत अच्छे से जो डीपली क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो याद रखना दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन कईयों बार पढ़ा चुका हूँ। कितने बार पढ़ा चुका हूँ, कईयों बार पढ़ा चुका हूँ, मतलब दोस्तों बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। तो याद रखना, लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। कैसी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, और इस प्रक्रिया को दोस्तों यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब देखिए संक्षारण की बात करते हैं। देखो धातु अपने आसपास अम्ल मतलब एसिड, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, और वायु मतलब एयर के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है दोस्तों, संक्षारित हो जाती है। सिंपल सी भाषा में सोचो दोस्तों, तो एक प्रकार से जंग लग जाती है। लोहा में जंग लगता है ना, इसी प्रकार से धातुओं में भी क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, ठीक है। सिल्वर को दोस्तों याद रखना, सिल्वर मतलब चांदी होता है। ये वायु में उपस्थित सल्फर के साथ, किसके साथ, सल्फर के साथ दोस्तों अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु क्या होती है, काली हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चांदी का रंग काला क्यों होता है, सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोस्तों अभिक्रिया करके हरे रंग का क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। किसके साथ, कॉपर कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनता है, कार्बन के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है। तो देखो कॉपर जो होता है ना दोस्तों, उसका रंग बदल जाता है। कैसा होता है, हल्का सा हरा रंग का। जो देखो कॉपर मतलब क्या होता है, तांबा होता है। तांबे के बर्तन में दोस्तों देखें दोस्तों, हमेशा हल्के हल्का दिखना, उसमें हरे रंग की क्या जम जाती है, परत जम जाती है। तो हम कहते हैं ना कि यार इसमें ये बर्तन जो है तांबे का बर्तन, इसको नींबू से मांजते हैं ना, नींबू वीबू से। आप अपने घर में सब सुनते होंगे कि नींबू से तांबे के बर्तन को साफ करते हैं तो साफ हो जाता है, ठीक है। तो वो हरे रंग का दिखता है, उसको हम कह देते हैं काई लग गई या थोड़ा खजी लग गई बोल देते हैं गांव की भाषा में, ठीक है। तो वो सब क्या होता है, ये कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस से अभिक्रिया करके वो बनता है ना। लोहा दोस्तों याद रखना, लोहे पर भूरे रंग की परत बढ़ती है आर्द्र वायु के साथ। मतलब दोस्तों ह्यूमिडिटी वाली जो एयर रहती है, आर्द्र वायु रहती है दोस्तों, उसके साथ क्या होता है, लोहा में जंग लगता है। और लोहे को जंग से बचाया जा सकता है कैसे करके, पेंट कर दो, ठीक, तेल लगा दो, ग्रीस लगा दो, यसद लेपन कर दो, क्रोमियम लेपन कर दो, एनोडीकरण कर दो, या मिश्र धातु बना दो। ये सारे जो है दोस्तों फंडे किसके हैं, हमको किसी भी चीज़ को संक्षारण से बचाने के हैं। यसद लेपन मैं बता चुका हूँ। लोहा एवं इस्पात को सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ता मतलब जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे यसद लेपन प्रक्रम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, तो याद रखना दोस्तों, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 4, ठीक। संयोजकता क्या होती है, साझेदारी होती है। सिंपल भाषा में साझेदारी होती है। अब इतना डिटेल जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और मुझे 100 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलिए
मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो पूछी जाती हैं उनको बता देता हूँ। देखो कार्बन जो होता है दोस्तों एक अधातु है, पहली चीज़ याद रखना कार्बन अधातु है। इसका प्रतीक होता है दोस्तों C मतलब कार्बन। ठीक, याद रखना दोस्तों जो कार्बन है ना, ठीक, भू प्रॉपर्टी में खनिज के रूप में 0.02% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में दोस्तों 0.03% उपस्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, तो 0.03%। सभी सजीव दोस्तों याद रखना, पौधे हो चाहे जंतु हो, इनका शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बन यौगिकों का बना होता है। और कार्बन में दोस्तों याद रखना सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। कौन सा आबंध पाया जाता है, सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है दोस्तों 2 और 4 होता है। ठीक है, 2, 8, 18, 32। ठीक है, अगर आपने 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो चुपचाप याद रख लो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन दोस्तों याद रखना चतुसंयोजी होता है। ठीक, 4 खुद ये क्या होता है, चतुसंयोजी होता है। मतलब दोस्तों इसके बाहरी कोश में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये न तो त्याग सकता है और न ग्रहण कर सकता है। ठीक, तो अपन को सिंपल इतना डिटेल में जाएंगे तो फिर अपना बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, है ना। इसलिए अपन सिंपल आपको याद रखना कार्बन के चतुसंयोजी है ना। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को दोस्तों याद रखना क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन दोस्तों याद रखना 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोस्तों एकल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और असंतृप्त में दोस्तों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। याद रखना संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और एल्कीन जो होता है दोस्तों उसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और एल्काइन जो होता है दोस्तों उसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये मैंने बताया ना कि एल्केन का सूत्र ये होता है, एल्कीन का ये होता है, एल्काइन का ये होता है। ये आपको सब याद रखना है। क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे यहाँ से। अब बिल्कुल सरल क्वेश्चन नहीं आएंगे कि ये बताइए कि कार्बन की संयोजकता कितनी है। ऐसे प्रश्न तो आते हैं लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलवाते हैं। ठीक है, चलिए एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है ये सब पूछता है ना। तो यहाँ मैंने देखिए दोस्तों मीथेन का फार्मूला होता है CH4, इथेन का C2H6 है, प्रोपेन का C3H8 होता है, ब्यूटेन का C4H10 होता है, पेंटेन का C5H12 होता है। तो ये सब सारी चीज़ें दोस्तों आपको कैसे बनेगी, आपको रखना होगा याद कि देखो यहाँ पर जो फार्मूला दोस्तों उस फार्मूले को क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन लगाना है। ठीक, देखिए यहाँ अगर फार्मूला CH4 आ रहा है मतलब CnH2n, कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहा है, CnH2n+2, तो एन आ रहा है एल्केन का। ठीक है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे वो तो सब समझ रहे हैं, लेकिन जो अदर है वो नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इनके आपको ये सामान्य सूत्र है दोस्तों, इनको एक बार कॉपी पेन में लिख के देख लेना, याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किस प्रक्रिया से किया जाता है, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण दोस्तों संकलन अभिक्रिया से किया जाता है। ये आपको याद रखना है। सर ये संकलन अभिक्रिया क्या होती है, बता देते हैं भाई संकलन अभिक्रिया क्या होती है। देखो संकलन अभिक्रिया दोस्तों इसको हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजनीकरण क्या होता है दोस्तों याद रखना, इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। याद रखना ये सब चीज़ें आपके समझ में नहीं आएगी और इतना समझने की जरूरत भी आपको नहीं है ना। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि द्वारा किया जाता है, संकलन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और यदि अभी क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिक्रिया का प्रयोग श्वेत शाम फोटोग्राफी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहूँगा मैं से दोस्तों। किस अभिक्रिया का प्रयोग श्वेत शाम फोटोग्राफी में होता है, तो याद रखना दोस्तों प्रकाशीय वियोजन। मतलब दोस्तों क्या हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए दोस्तों प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको ये सब फार्मूला देखने की जरूरत नहीं है।
और जिसको लगता है तो PDF तो मैं डालता हूँ, उसमें पढ़ते रहना। इस अभिक्रिया का प्रयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में होता है, प्रकाशीय वियोजन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का निर्माण कैसी अभिक्रिया है? बताइए, जल का निर्माण कैसी अभिक्रिया है? संयोजन है, वियोजन है, उपचयन है, अपचयन है। जिन स्टूडेंटों ने पहले पढ़ चुके हैं उनसे ये क्वेश्चन बनते होंगे, ठीक है। तो जल का निर्माण संयोजन अभिक्रिया होती है। कैसे? जल कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है, H2O बनता है, जल बनता है। संयोजन हो रहा है ना, मिलके बन रहा है ना, इसलिए कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये संयोजन अभिक्रिया लिखी हुई है, ठीक है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, A + B = C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सब कोयले का दहन, जल का निर्माण, ठीक है, ये सब क्या है? संयोजन अभिक्रिया है, आपको याद रखना है ना। अच्छा, बिना बुझा चूना का फार्मूला होता है यहाँ CaO, और बुझा हुआ चूने का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये लिखा हुआ है बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा चूना ये लिखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन, बस इसी प्रकार के फैक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा, बुझा हुआ चूना होता है CaOH2, बिना बुझा चूना होता है CaO, है ना। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। कोयले का दहन लिखा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन एक खालिस्तान अभिक्रिया है। तो याद रखना दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभी आप क्या करो, सांस लो अपने मुंह से, ठीक है, खींच के देखो सांस, और उसको फिर बाहर छोड़ो। तो आप देखेंगे दोस्तों कि आप जो सांस छोड़ रहे हो उसमें गर्मी आ रही है। क्या आ रही है? हीट आ रही है, ऊष्मा आ रही है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ ऊष्मा निकल रही है, और जब भी दोस्तों किसी भी अभिक्रिया में ऊष्मा निकले तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? अब आप जीवन भर नहीं भूलोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मैंने बता दिया। देखो, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन CH4 + O2, ठीक है, तो CO2 बनता है और 2H2O बनता है। इस प्रकार से दोस्तों श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है ना। ये सब चीजें आपको खुद पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे कहते हैं CaCO3। ये सब आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैंने बता दिया था, चूना पत्थर ये होता है, और बिना बुझा चूना कौन सा होता है? CaO होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदला जाता है। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था संयोजन, जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बना रहे थे। लेकिन जब हमारे पास जल है और उसको हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड करना है, तो हम कौन सी अभिक्रिया का उपयोग करते हैं? राइट आंसर होता है विद्युत वियोजन। क्या होता है? विद्युत वियोजन, ठीक। अब ये विद्युत वियोजन क्या होता है, आपको ज़्यादा इसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझ लो कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है? उपचयन कहलाती है। अब उपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि, देखो ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऊपर जाना, बहुत कन्फ्यूजन होता है उपचयन और अपचयन में। तो उपचयन मतलब उप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। ये सिंगल फैक्ट आपको याद होना चाहिए, बाकी सब उसके अपोजिट हो जाएगा। यदि यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, हाइड्रोजन की कमी हो रही है, इसे उपचयन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, क्या होता है? उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ये सिंगल फैक्ट याद रख लो, बाकी सब आपको बन जाएंगे। देखिए, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, देखो जब वृद्धि हो रही थी, ऊपर जा रहे थे तो उपचयन, और जब कमी हो रही है तो अपचयन। उपचयन का अपोजिट क्या होता है? अपचयन। तो याद रखना, ये होती है अपचयन। और वहां क्या हो रहा था? हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, हाइड्रोजन की कमी हो रही थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हाइड्रोजन की यहाँ पर वृद्धि होती है। किसमें? अपचयन में।
नेक्स्ट देखते हैं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन की वृद्धि। और याद रखना दोस्तों, जब उपचयन और अपचयन दोनों हो तो इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन आएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती हैं उसे कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बनाना दोस्तों पनीर की सब्जी और उसे रख देना खुले में, तो देखना कि 1-2 दिन बाद उससे महक आने लगती है। तो यही होती है दोस्तों विकृत गंधिता। क्या होती है? विकृत गंधिता दोस्तों। इससे पदार्थ के स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। चलिए विकृत गंधिता क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, है ना। वसा युक्त, समझ गए ना, पनीर की सब्जी। तेल युक्त, अब समझ गए होंगे तेल युक्त खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, पापड़ पूड़ी सब, है ना। वायु के संपर्क आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तित हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। और यदि इसको रोकना है तो सबसे अच्छा उपाय जो हम करते हैं शीतलन, मतलब फ्रीज में रखते हैं। यदि आप दोस्तों वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस रख दोगे तो उससे भी विकृत गंधिता नहीं होती है। इसलिए दोस्तों याद रखना, जो हल्दीराम के पैकेट आते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है आपको अब समझ में आ गया होगा। उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। आप जो चिप्स खाते हो ना हल्दीराम वाले, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है भाई? ताकि उसमें जो चिप्स रखी है वो खराब ना हो और उसका टेस्ट ना बदले। वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, अगर एक ऐसा बर्तन ले लो दोस्तों जिसमें एयर नहीं घुस रही है, तो उससे भी दोस्तों आप क्या कर सकते हो, विकृत गंधिता को रोक सकते हो। और प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, मतलब दोस्तों प्रति ऑक्सीकारक मतलब देखो उपचयित हो रहे हैं, और अगर आप दोस्तों ऑक्सीकारक करोगे तो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे। इसलिए दोस्तों ऑक्सीकारक का उपयोग करके भी विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। आगे क्लियर? क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आए हैं और आएंगे। ये मत सोचना कि ये विकृत गंधिता मैं ऐसे ही बढ़ा रहा हूँ। यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अभी भी इससे क्वेश्चन छप रहे हैं पटवारी के पेपर में, और आने वाले पेपर में भी छपेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी के टॉपिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। बताइए भाई, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaOCl2। कितनी बार बता चुका हूँ, CaOCl2 दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। अच्छा, इसको बोलते क्या है कमेंट करके बताना, है ना। देखो, शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर जब क्लोरीन की क्रिया से की जाती है तो विरंजक चूर्ण बनता है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि शुष्क बुझे हुए चूने में किसकी क्रिया करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, तो क्लोरीन की क्रिया करने पर। इसका रासायनिक सूत्र देख लो, CaOH2 + Cl2 = CaOCl2 + H2O। H2 मतलब तो जल, और जो CaOCl2 है दोस्तों इसे ही कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना दोस्तों कि पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है तो आप फटाक से समझ जाओगे। तो ब्लीचिंग पाउडर का मतलब विरंजक चूर्ण होता है ना। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये उपयोग लिखे हैं, है ना। लेकिन आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ये PDF तो मैं आपको दूंगा, तब आप वहाँ पढ़ लेना सब। लेकिन जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या होता है भाई? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा मतलब क्या होता है? खाने का सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा मतलब दोस्तों खाने का सोडा, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये भी याद रखना है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट किसको कहते हैं? खाने के सोडे को कहते हैं। बाई लोग क्या करती हैं? खाने में सोडा डालती हैं, इसलिए याद रखना दोस्तों
सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। चलिए, इससे छपने वाला एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। बेकिंग पाउडर बनाने में दोस्तों बेकिंग सोडा के साथ टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग दोस्तों एंटासिड के लिए किया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर किसी को दोस्तों गैस बन रही है, ठीक, मतलब एसिड बनता है, गैस बनती है मतलब एसिड बनता है, तो उसको हम क्या देते हैं, बेकिंग सोडा, मतलब सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो इनो जो आता है ना 5-10 रुपये वाला, उसको पीते हैं ना, वो एक्चुअल में बेकिंग सोडा है। और एसिड मतलब गैस आपके शरीर में जो बनती है, जब आप सोडा पीते हो मतलब इनो पीते हो, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं और आपकी गैस समाप्त हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, है ना। अब और देखिए, यहाँ लिखा है दोस्तों अग्निशामक में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। एक और चीज़ लिखा है दोस्तों, जो केक में खमीर उठता है वो किसके कारण उठता है, बेकिंग सोडा के कारण उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोने के सोडे में दोस्तों याद रखना, यहाँ पर लग जाएगा आपका क्या, Na2CO3.10H2O, क्या हो जाएगा, सोडियम, क्या हो जाएगा ये बताइए, सोडियम कार्बोनेट। जब खाने के सोडे की बात कर रहे थे तो वहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट हो रहा था, लेकिन यहाँ बाई नहीं आएंगी, यहाँ धोने के सोडा में सीधा सोडियम कार्बोनेट आएगा, .10H2O हो जाएगा। ठीक, समझ गए। देखते हैं आगे इसकी प्रक्रिया। और Na2CO3.10H2O को दोस्तों धोने का सोडा कहते हैं। इसका उपयोग सबसे इम्पोर्टेंट, ये तीन तो हैं ही, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। बाकी कांच उद्योग, साबुन उद्योग, कागज उद्योग, बोरेक्स के उत्पादन और घरों में साफ सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए तो इसका उपयोग किया ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP कहते हैं ना, हमारे घर में POP लगी है भैया, हमारे पर्सनल कमरे में क्या लगी है, POP लगी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगी है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं बहुत धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ। भाई बहुत सारे स्टूडेंटों के कमेंट आते हैं कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाया करो, है ना, इसलिए मैंने सोचा है कि अब थोड़ा धीरे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों तेज को स्लो नहीं कर सकते, लेकिन आपको लगता है कि बहुत धीमे चल रहे हैं, तो आप अपनी YouTube चैनल में सेटिंग रहती है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेना, है ना। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों, ये होता है CaSO4.1/2H2O। क्या होता है, CaSO4.1/2H2O। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र मैंने बताया, तो इसको बताओ क्या बोलते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ना कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो CaSO4.1H2O ये क्या है आप बताना मेरे को, ठीक। चलिए, अब एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर होता है ना। देखो, जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट POP बनता है। उसका नाम यही था, क्या था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट था, है ना। चलिए, मैंने बता दिया, आपको बन रहा होगा तो आप बताना, है ना। अब बताओगे कि अब तो मैंने बता दिया। तो देखो, ये एक सफ़ेद चूर्ण होता है और जल मिलाने पर पुनः जिप्सम देता है। जिप्सम और POP और जिप्सम दोनों में बहुत अंतर होता है। जिप्सम की बात जब भी होगी दोस्तों, तो यहाँ पर CaSO4 के बाद 2 H2O के अणु आते हैं, लेकिन जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात होती है दोस्तों, तो यहाँ जल का सिर्फ आधा अणु आता है, 1/2 अणु आता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डी, ठीक है, क्या चढ़ाते हैं, आपके हाथ में हाथ टूटता है तो क्या चढ़ता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही चढ़ता है ना। इसके अलावा दोस्तों सजावट के सामान बनाते जाते हैं और सतह को चिकना बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सतह को चिकना मतलब समझ गए ना, आपके घर में जो ऊपर POP लगती है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं,
तो इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। और अब हम थोड़ा दोस्तों अपनी स्पीड को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बन गया है बहुत बड़ा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए लगा दिया हूँ क्लोर क्षार अभिक्रिया के बारे में सब कुछ, है ना। स्क्रीनशॉट आप देख लेना, है ना। पीएच स्केल का मान अंकित होता है कहाँ से कहाँ तक? तो देखिए दोस्तों पीएच स्केल का जो मान होता है वो 0 से लेकर 14 तक अंकित होता है। पीएच स्केल में दोस्तों याद रखना, अगर 7 है तो क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से कम है तो अम्ल होता है। 7 से ज़्यादा होता है तो क्षार होता है ना। ये देखिए लिखा है पीएच अगर 7 हो तो उदासीन विलयन, पीएच अगर 7 से कम है तो अम्लीय विलयन, पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय विलयन। और 0 से 14 तक दोस्तों पीएच ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए उसी से दोस्तों हम क्या ज्ञात करते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन है ना। और पीएच में दोस्तों पी पुषांश है जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं? तो अम्ल जलीय विलयन में दोस्तों H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता होगी। इसके अलावा दोस्तों अम्ल नीले लिटरस को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं। अनिल, मैंने बताया था अनिल। अम्ल नीले को क्या करते हैं? लाल करते हैं। अनिल याद रखना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। क्षार जलीय विलयन में क्या देते हैं? तो क्षार देखो अम्ल देते हैं H+, तो क्षार क्या देंगे? OH- देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। और ये क्या करते हैं? अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल करते हैं। तो ये लाल को क्या करते हैं? नीले करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। क्षार जलीय विलयन में देते हैं OH- आयन। दुर्बल अम्ल है, ठीक, तो याद रखना दोस्तों CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये तीनों दोस्तों दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुर्बल अम्ल कौन सा है, तो ये आप तीनों नाम याद रखना। CH3COOH, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, मतलब एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ये तीनों क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों दोस्तों याद रखना प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो, देखो भाई अम्ल अधिक मात्रा में हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सांद्र अम्ल। सांद्र मतलब क्या होता है? गाढ़ा। क्या होता है? गाढ़ा। तो अम्ल अधिक है ना तो गाढ़ा होगा ना, इसलिए सांद्र अम्ल कहते हैं जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो। जिसमें अम्ल कम मात्रा में हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं तनु। तनु का मतलब क्या होता है? पतला। ठीक है, जिसमें अम्ल कम हो तो पतला ही होगा ना, तो तनु अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तो याद रखना दोस्तों नीले लिटमस को लाल में कौन बदलता है? मैंने अभी बताया था अम्ल नीले को लाल में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल लिटमस को नीले में कौन बदलता है? तो मैंने बताया था दोस्तों क्षारक बदलते हैं, बेस बदलते हैं। क्षारक और क्षार में अंतर होता है, अभी आपको आगे बताऊंगा। लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं क्षारक, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्षार एक अलग चीज होती है दोस्तों, लेकिन हम नॉर्मली दोस्तों अम्ल क्षार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण प्राप्त होते हैं। सोडियम क्या है दोस्तों? देखो NaCl जो होता है, याद रखना दोस्तों सोडियम क्लोराइड। तो याद रखना दोस्तों सोडियम क्लोराइड जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? एक लवण होता है। ठीक है, और किससे प्राप्त होता है आपको मैं अभी आगे बताने वाला हूं। ठीक, तो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया जो होती है दोस्तों, इससे क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। देखिए NaOH प्लस HCl जो होता है दोस्तों, इससे बनता है NaCl प्लस H2O। ठीक, तो ये एक क्या होता है? NaOH वाला, ये हो गया दोस्तों आपका क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और NaH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार होता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? NaCl बनता है और यही क्या होता है? लवण होता है, साल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दिए गए विलयन में अम्ल क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? कौन दर्शाते हैं? तो सूचक दिखाते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधी सूचक। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि प्राकृतिक सूचक कौन सा है, प्राकृतिक सूचक कौन सा नहीं है, प्राकृतिक सूचक है, कृत्रिम सूचक कौन से हैं, कृत्रिम सूचक कौन से नहीं है। तो याद रखना कृत्रिम सूचक, संश्लेषित सूचक जिन्हें कहते हैं दोस्तों, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। मैथिल, ऑरेंज और फिनाप्थिलिन ये कृत्रिम सूचक हैं। वहीं प्राकृतिक सूचक की बात करें दोस्तों तो लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल और हल्दी। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक सूचक है। और गंधी सूचक की बात करें दोस्तों तो प्याज और लौंग का तेल क्या होते हैं? ये गंधी सूचक होते हैं। चलिए अब आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए जब फिनोप्थिलिन दोस्तों याद रखना जब अम्ल के साथ जाता है तो ये रंगहीन होता है, लेकिन
क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। इसी प्रकार से आपको ये पूरी टेबल याद करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया याद करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को दोस्तों याद रखना, इसको कहते हैं क्षार। यही डिफरेंस होता है दोस्तों क्षारक और क्षार में, कि जल में घुलनशील क्षारक को ही सिर्फ क्षार कहते हैं, बाकी किसी को नहीं कहते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया कर अम्ल एवं क्षार देते हैं। तो देखिए भाई, धातु के साथ अम्ल कर अभिक्रिया कर अम्ल एवं क्षार क्या देते हैं? तो देखिए लवण और जल तो नहीं देंगे, लवण तथा हाइड्रोजन देते हैं, क्योंकि लवण तथा जल कहाँ मिलता है? हमको मिलता है वहां पर जब हम पढ़ रहे थे कौन सी क्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और धातु के साथ अभिक्रिया कर दोस्तों अम्ल क्षार क्या देते हैं? लवण तथा हाइड्रोजन देते हैं। देखिए अम्ल के साथ अभिक्रिया कर दोस्तों अम्ल के साथ अभिक्रिया कर धातु और क्षार दोनों क्या देते हैं? लवण और हाइड्रोजन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉप टेस्ट किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए दोस्तों पॉप टेस्ट किया जाता है। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं? मैं यहाँ सिर्फ अम्ल की बात कर रहा हूँ भाई, याद रखना दोस्तों, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तीनों देते हैं। ठीक, ये लिखा हुआ है, अम्ल के साथ देते हैं लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, बाकी क्षार के साथ दोस्तों कोई अभिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर पानी का रंग हो जाता है तो दूधिया हो जाता है। ये बच्चों वाला सवाल है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके क्या देते हैं? तो मैंने अभी बताया है, लवण और क्या देते हैं? जल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से पढ़ना है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वपोषी पोषण होता है, किसमें होता है? हरे पौधे में होता है। कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उपरोक्त दोनों मानव तथा अन्य जंतु। तो याद रखना दोस्तों, स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तो होता ही है, साथ में कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, मतलब दोस्तों ऐसे जीव जंतु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उसमें उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। ठीक, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी पोषण दोस्तों याद रखना हरे पौधे करते हैं। विषमपोषी पोषण दोस्तों मतलब जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, मानव और अन्य जीव। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में होता है। तो याद रखना दोस्तों, उसमें क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ये रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है, आपको अच्छे से लिखना है। क्या होता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया कर ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन अपना जल वाष्प मुक्त होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाष्पोत्सर्जन अभिक्रिया में जल निकलता है। तो कहाँ से निकलता है? रंध्र से निकलता है, स्टोमेटा से निकलता है। ये स्टोमेटा भी याद रखना, स्टोमेटा मतलब रंध्र होता है और वहीं से क्या निकलता है? जल निकलता है। ठीक, ये सब लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है ना। प्राणी संपोषण किसमें होता है? तो याद रखना दोस्तों, प्राणी संपोषण होता है अमीबा में, और किसमें होता है? मानव में होता है क्या? नहीं होता। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, अमीबा में दोस्तों याद रखना प्राणी संपोषण होता है। कौन सा होता है? प्राणी संपोषण होता है, लेकिन साथ में दोस्तों मानव में भी होता है, इसलिए याद रखना दोनों में होता है। क्या होता है? दोनों में होता है। अमीबा और मानव दोनों में दोस्तों प्राणी संपोषण होता है। फफूंद और कवक में मृतजीवी पोषण होता है। अमरवेल, जू और पीतकृमि में दोस्तों परजीवी पोषण होता है। अब प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण क्या होता है, ये सब लिखा हुआ है, आपको खुद पढ़ना है। और जो स्टूडेंट पहले से पढ़े रहे हैं उन्हें सब पता है। ईस्ट में क्या होता है? तो ईस्ट में दोस्तों अवायवीय श्वसन होता है। क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है, मतलब वायु की उपस्थिति वहां जरूरत नहीं होती। देखिए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन दो प्रकार के होते हैं। वायवीय श्वसन में दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति, अवायवीय श्वसन में दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। मानव जो दोस्तों वायवीय श्वसन करता है और ईस्ट जो होती है दोस्तों ये अवायवीय श्वसन करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित होता है उत्सर्जन से संबंधित होता है। ठीक है, उत्सर्जन मतलब समझ रहे हो ना, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। और वृक्क मतलब समझ रहे हो ना, वृक्क मतलब दोस्तों किडनी। क्या होती है वृक्क मतलब? किडनी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? वृक्क कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर इनका 1, पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। बताइए किसके लिए उत्तरदायी होते हैं जाइलम? तो याद रखना दोस्तों, पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होते हैं किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और फ्लोएम किसके लिए होते हैं? फ्लोएम जो होते हैं दोस्तों, फ्लोएम, एफ से फ्लोएम
और एफ से फूड, फूड मतलब भोजन, भोजन का वहन कौन करता है, फ्लोएम करता है, और जाइलम क्या करते हैं, जल का वहन करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह क्रिया होती है। इसको आप 5 स्टार लगा लो। कितने स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, 5 स्टार क्वेश्चन लगा लो। ये याद रखना दोस्तों, जो पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये क्रिया कहाँ होती है, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 5 स्टार क्वेश्चन है ये, मतलब मैंने बोल दिया कि है तो है ना, मतलब ये क्वेश्चन छपेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमिलेज, पेप्सिन, रेनिन, थायरोक्सिन। तो याद रखना दोस्तों, लार में पाया जाता है आपका कौन सा एंजाइम, लार में पाया जाता है आपका एमिलेज। क्या बोलते हैं इसको, एमिलेज, एमिलेज या एमाइलेज भी लिखा रहता है कहीं, ठीक है, एमाइलेज भी लिखा रहता है। मैं इसको क्या करता हूँ, अंग्रेजी में लिख देता हूँ भाई, तो इसकी स्पेलिंग आप समझ जाना, AMYLASE, ये होता है एमाइलेज, या इसको आप एमिलेज पढ़ लो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है। हाँ भैया, लाइसोजाइम भी तो पाया जाता है, लेकिन लाइसोजाइम क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये हानिकारक जीवाणु जो होते हैं ना, उनको नष्ट करता है। ठीक, तो एमाइलेज भी पाया जाता है और लाइसोजाइम भी पाया जाता है इसमें, लार में, और ये दोनों क्या करते हैं, देखो जो एमाइलेज है ना, एमाइलेज का काम क्या होता है दोस्तों, याद रखना, ये स्टार्च मतलब मंड को क्या करता है, शर्करा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लेकिन जो आपका लाइसोसोम होता है वो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। ठीक, भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु जाते हैं ना, उसको लाइसोजाइम नष्ट कर देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्क की क्रियात्मक इकाई कहलाती है, तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई को दोस्तों नेफ्रॉन कहते हैं, या इसे वृक्काणु भी लिखा जा सकता है एग्जाम में। वृक्काणु या नेफ्रॉन जो होता है दोस्तों, ये क्या होती है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताने की जरूरत नहीं है, एनीमिया रोग होता है। ठीक, क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। रक्त अल्पता क्या होती है, ये रक्त अल्पता होता है ना, खून की कमी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, एकल, दोहरा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना दोस्तों, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक चक्र में दोस्तों रुधिर कितनी बार प्रवाहित होता है, 2 बार हृदय से गुजरता है, 2 बार हार्ट से गुजरता है। और मनुष्य में दोस्तों बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच जैसे जीव जंतु में दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक, याद रखना। फुफ्फुस की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। फुफ्फुस की पूछ रहा है यहाँ पर, किसकी पूछ रहा है, फुफ्फुस की पूछ रहा है दोस्तों। फुफ्फुस की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों, इसको कहा जाता है कूपिकाएं। क्या कहते हैं, कूपिकाएं। इससे क्या होता है, वायु का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, वायु का आदान प्रदान होता है, एयर पास होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से शरीर तक ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर जाती है। कितने बार पढ़ा चुका हूं, हृदय से शरीर, हृदय से शरीर, हृदय से शरीर मतलब हार्ट से पूरे शरीर में। तो मैंने बता चुका हूं कि धमनी, क्या बोलते हैं इसको, धमनी। और क्या कहता है इसमें, शुद्ध रक्त बहता है ना। तो आंसर नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर से हृदय तक, अब नीचे से ऊपर ले जाना है, हृदय तक अशुद्ध रक्त बहता है, इसको कहते हैं सिरा। क्या कहते हैं, सिरा। ठीक है, अशुद्ध रक्त मतलब दोस्तों याद रखना डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजन मतलब दोस्तों जो ऑक्सीजन जिसमें नहीं होता, और शुद्ध मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऐसा भी लिख के आता है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धमनी छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है, ये क्वेश्चन इस बार लिख के रख लो, ये बार आएगा। ठीक, धमनी छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है केशिकाएं। क्या कहा जाता है, केशिकाएं कहा जाता है। और इस बार लिख के रख लो, अगर व्यापम की किसी भी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन नहीं मिला तो, है ना। धमनी छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है वनरक्षक के पेपर कितने दिन चलना है, कम से कम 40-50 दिन तो चलेंगे, है ना। तो अब समझ लो आप, 50 मतलब कितने क्वेश्चन बनेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया जो है दोस्तों मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा नियंत्रित होती है, मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। याद रखना दोस्तों, मेरु रज्जु अलग चीज होती है और रीढ़ की हड्डी अलग चीज होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है दोस्तों हमेशा मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। रट डालो, आपको समझ में नहीं आया होगा तो रट लो, है ना। मैंने क्योंकि डिटेल में कई बार पढ़ा चुका हूँ, नियंत्रण एवं समन्वय जब पढ़ा रहा था, है ना। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। देखो, तंत्रिका कोशिका के मैंने सारे भाग को पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। इसको आप क्या कर लो, यदि आपको समझ में आ रहा ठीक है, नहीं तो इसको आप कर लो, सिनेप्स कहा जाता है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो याद रखना दोस्तों, कौन सा भाग करता है, अनुमस्तिष्क करता है।
अनुमस्तिष्क को कहते हैं दोस्तों, याद रखना अंग्रेजी में सेरेबेलम। क्या कहते हैं? सेरेबेलम। ये दोस्तों याद रखना शरीर के संतुलन और क्या करता है, उसका अनुरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन तो मनुष्य में पाया जाता है, तो जंतु हार्मोन हो गया। एड्रेनलिन ये भी जंतु हार्मोन हो गया। थायरॉक्सिन ये भी जंतु हार्मोन हो गया। तो याद रखना दोस्तों साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन दोस्तों पादप हार्मोन होता है। पादप हार्मोन पौधों में पाया जाता है, जंतु हार्मोन दोस्तों जीव जंतु और मनुष्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह होता है, डायबिटीज होती है, शक्कर की बीमारी होती है। और इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपी, हृदय की धड़कन आदि का आपातकाल में नियंत्रण कौन करता है? तो ये एड्रेनल जो होता है दोस्तों ये करता है, इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपचय कौन करता है? तो याद रखना दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपचय की बात जब भी आएगी, है ना, क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन तीनों के उपचय की बात जब भी आएगी तो कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है। क्या करता है? ये क्या करता है? ये थायरॉक्सिन जो है दोस्तों उपचय करता है ना, और कहाँ पाया जाता है? गर्दन में पाया जाता है। ठीक, गर्दन में पाया जाता है ना, गर्दन में थायराइड होता है ना, इसलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोन। टेस्टोन, नर की बात जब भी आएगी तो नर मतलब टेस्टोस्टेरोन। ठीक, टेस्टोस्टेरोन। और कहाँ से स्रावित होता है? ये वृषण से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? वृषण से। डायग्राम सहित पढ़ाया हूं मैंने ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा हार्मोन है, एस्ट्रोजन है। क्या है? एस्ट्रोजन है। और कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से स्रावित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना दोस्तों पीयूष ग्रंथि हमेशा याद रखना दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, और इसे दोस्तों मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अमीबा में प्रजनन की विधि कौन सी है? तो याद रखना दोस्तों प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। तो ये सब अलैंगिक प्रजनन है और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा छपते हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों अमीबा में जो प्रजनन की विधि है वो द्विखंडन की है। अमीबा दो भागों में टूट के दोस्तों क्या करता है? प्रजनन करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में प्रजनन की विधि कौन सी है? तो बहुखंडन है। बहुखंडन मतलब दोस्तों बहुत सारे भागों में टूटकर ये क्या करता है? प्लाज्मोडियम प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइटा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? तो स्पाइरोगाइटा में दोस्तों याद रखना इसमें खंडन होता है। क्या होता है? खंडन होता है, और कहीं से भी हो जाता है, स्पाइरोगाइरा में खंडन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रा और ईस्ट में प्रजनन होता है। तो याद रखना दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुकुलन से होता है। किससे होता है? मुकुलन से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का जनन कौन सा होता है? पुष्प होता है, जिसे आप फूल कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो याद रखना दोस्तों कितने बार पढ़ा चुका हूं, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण होता है सरसों और गुड़हल। क्या होते हैं? सरसों और गुड़हल। उपरोक्त दोनों दोस्तों याद रखना उभयलिंगी पुष्प हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो याद रखना दोस्तों पपीता जो होता है ये एक लिंगी होती है, मतलब इसमें एक ही लिंग होता है। पपीता के अलावे को याद रखना तरबूज क्या होता है? ये एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर तथा मादा उत्पन्न होने की संभावना का अनुपात कितना होता है? तो मैंने बता चुका हूं दोस्तों, ये किस पर निर्धारण करते हैं? गुणसूत्र पर निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो 1:1 होता है। ठीक है, कितना अनुपात होता है? कितना होता है? देखो कोई भी बच्चा पैदा हो तो नर है कि मादा है उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/2 ही होगी ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें लिंग निर्धारण अंडे के तापमान पर निर्भर करता है। तो इसमें देखिए किसमें लिंग निर्धारण अंडे के तापमान निर्भर करता है? तो घोंघा। घोंघा दोस्तों एक ऐसा जीव है जिसपे जो अंडे का तापमान जो रहता है ना उसके आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, कि उसका तापमान कितना है। तापमान ज़्यादा है तो नर बन जाएगा, तापमान कम है तो मादा बन जाएगा। तापमान ज़्यादा है क्या बन जाएगा? उसकी मुझे करेक्ट नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि तापमान के आधार पर निर्भर करता है कि वो नर होगा कि मादा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करते हैं? तो मानव में लिंग निर्धारण दोस्तों पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करते हैं। ठीक है, कितने बार बता चुका हूं, और लिंग निर्धारण के लिए पुरुष ही जिम्मेदार होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंग क्या कहलाते हैं? संरचना समान कार्य भिन्न। संरचना समान कार्य भिन्न इनको कहते हैं समजात अंग। उदाहरण के लिए बता देता हूं, सिंपल सा उदाहरण बताऊंगा। मनुष्य की बाजू मतलब मनुष्य के जो हाथ होते हैं दोस्तों, और गाय के जो पैर होते हैं ना, ये समजात अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। मनुष्य के हाथ और गाय के पैर। ठीक, क्या मनुष्य के हाथ, ये मैं लिख देता हूँ, गाय को क्या लिख देता हूँ, काऊ लिख देता हूँ। तो ये दोनों समजात अंग होते हैं, मतलब संरचना समान होती है लेकिन काम अलग अलग होते हैं।
हाथ का काम हाथ करता है मनुष्य का, लेकिन जो पैर होते हैं दोस्तों गाय के, वो क्या करते हैं, चलने का काम करते हैं। ठीक, लेकिन मनुष्य के हाथ चलने का काम करते हैं क्या, नहीं करते। इसलिए क्या होते हैं, कार्य भिन्न होते हैं, इसलिए समजात अंग कहलाते हैं। ठीक, बहुत डिटेल में अपन ने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप अंग क्या कहलाते हैं। समरूप अंग वो अंग होते हैं दोस्तों जिनके काम समान होते हैं। क्या होते हैं, काम समान होते हैं, लेकिन संरचना भिन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, काम समान संरचना भिन्न। उदाहरण बताऊंगा, एक बार में समझ जाओगे। क्या बताऊं इसका उदाहरण, कीट के पंख क्या होते हैं दोस्तों, जो कीट होते हैं उसके पंख और जो पक्षी के पंख होते हैं दोस्तों, याद रखना इनके काम तो समान होते हैं लेकिन संरचना अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नाइटिया क्या है। नाइटिया दोस्तों याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये एक जीवाश्म मछली होती है। क्या होती है, जीवाश्म मछली नाइटिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, जब भी निकट दृष्टि दोष हो जाए तो यहां भी आपको अनिल ही याद रखना है। अ से होता है दोस्तों अवतल लेंस और नी से होता है निकट दृष्टि दोष। अनी मतलब अनिल। ठीक है, तो अवतल निकट, अवतल निकट, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, निकट दृष्टि अच्छी है मतलब पास की चीज अच्छी दिखती है लेकिन दूर की चीज अच्छी नहीं दिखती, ये निकट दृष्टि दोष होता है और इसके लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, सिंपल समझ गए, जब देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उसका अपोजिट उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ ये क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे, है ना, मैं आपको पढ़ रहा हूँ लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन छपे हुए क्वेश्चन है और डायरेक्ट मैंने लेकर आया हूं। ठीक है, तो ये होते हैं दोस्तों समंजन, इसको क्या कहते हैं, समंजन। देखो दोस्तों, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है, समंजन होता है। ठीक, बैलेंसिंग हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र जिसे भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है, पक्षमाभि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए और 2-4-10 क्वेश्चन बचे हैं, उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो बताइए भाई, जल से लेंस बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है, परिवर्तन होता है ना, कांच से भी होता है, प्लास्टिक से हो सकता है, लेकिन मिट्टी से नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों जब मैं आपको पढ़ा रहा था प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, ठीक है, तो वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, है ना, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप नहीं देखोगे आपको ये सब चीजें नहीं समझ में आएगी। अब इतने कम समय में हमें रिवीजन करना है तो बहुत फास्ट चलना पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच क्या बनता है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच दोस्तों क्या बनता है, स्थिति होना चाहिए वो वस्तु की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं। तो याद रखना दोस्तों, फोकस दूरी जो होती है उसके दुगने पर रख देते हैं। ठीक है, कहाँ पर रख देते हैं, फोकस दूरी के दुगने पर रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, किसी बिंब को किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, ये माइनस आ गया ना। ठीक, आप माइनस देख के समझ जाओगे दोस्तों कि कौन सा लेंस होगा, अवतल होगा। क्या होगा, अवतल, दोनों अवतल होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, है ना। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक क्या है, विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक दोस्तों रेजिस्टिविटी का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, शक्ति का मात्रक दोस्तों वाट होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दोस्तों याद रखना टेस्ला होता है। मात्रक से क्वेश्चन 100% आएगा, आप लिख के रख लो, है ना। नेक्स्ट है, परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो ये दर्शाता है भाई गैल्वेनोमीटर, क्या दर्शाता है, परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध दोस्तों याद रखना लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, एल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, और पदार्थ की प्रकृति और ताप पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। तो ये हो गए आपके 100 प्रश्न, मात्र 1 घंटे का वीडियो बना हुआ है। 1 घंटे में दोस्तों आपको 100 प्रश्न सीखने को मिले हैं। अगर आपने ईमानदारी से इसको देखा होगा, वीडियो रिविजन किया होगा, तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपको इसका जो बेस्ट रिजल्ट है ना, कहाँ देखने को मिलेगा मालूम है, जब आप एग्जाम में दोगे, ऑनलाइन एग्जाम। ठीक, क्योंकि आपको एक चीज बता दे रहा हूँ,
ऑनलाइन शिफ्ट में जब पेपर होंगे तो एक शिफ्ट में पेपर आते हैं 20, ठीक 50 दिन पेपर चलेंगे तो टोटल हो जाएंगे शिफ्ट 100, 100 गुणित 20 करेंगे तो हो जाएगा 2000, 2000 प्रश्न कहाँ से छापेंगे विज्ञान वाले बताइए, सब इन्हीं से छपते हैं, है ना। तो जितना रिवीजन करोगे तो भाई उतना आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। इसलिए ईमानदारी का काम यही है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ, और यदि आपको लगता है कि अदर जो पेड कोर्स वाले हैं वो आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं तो फिर आपके लिए तो चांदी ही चांदी है, ठीक। लेकिन अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको मेहनत करना होगा। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर इनके आंसर साथ में लिख दिया करो। यदि दोस्तों मैं ऐसा लिख दूंगा ना तो मेरा वीडियो कोई नहीं देखेगा। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, ये दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं है ना। अगर मैं इसके आंसर दे दूंगा ना तो लोग वीडियो देखना बंद कर देंगे, सीधा पीडीएफ को क्या करेंगे, वहाँ से आंसर देखेंगे। और कुछ ज्ञानी ऐसे भी मिल जाएंगे आपको दोस्तों जो यूट्यूब में मेरी पीडीएफ से वीडियो बना के यूट्यूब में डाल देते हैं, है ना। तो इन सब की सुरक्षा के लिए दोस्तों मैं कहीं कहीं क्या करता हूँ, अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगाता हूँ, ठीक। कॉपीराइट वाला जो सिस्टम रहता है ना यूट्यूब में, तो मेहनत मैं इतनी मेहनत से करता हूँ। ये 100 क्वेश्चन को टाइप करने में मुझे कितना समय लगा होगा आपको इस बात का अंदाज नहीं है, लेकिन आपको वीडियो देखने में मात्र 1 घंटे का समय लगेगा। और अगर आप उसकी स्पीड डबल करके देखोगे तो आधा घंटे का समय लगेगा, ठीक। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।